साथियों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका और आज हम आए हैं नर्मदापुरम जिले के एक गांव सेमरी हरचंद में। और आज हमारे कार्यक्रम का विषय है कृषि में समसामयिक कार्य और आज इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर संजीव कुमार गर्ग जी, जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख हैं केवीके गोविंद नगर नर्मदापुरम से। डॉक्टर देवीदास पटेल जी, जो कि वैज्ञानिक है, और साथ ही हैं डॉक्टर सिद्धार्थ, जो कि पशुपालन विभाग से हैं। तो आप सभी का हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम की। डॉक्टर गर्ग जी, हम आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि रबी की फसलों में जो समसामयिक कार्य है उसके बारे में आप हमें जानकारी दें। किसान भाइयों को मेरा नमस्कार, राम राम। जैसा कि किसान भाई जानते हैं कि अभी रबी का मौसम चल रहा है और किसान भाइयों के खेत पर गेहूं, चना एवं सब्जी भाजी लगी हुई हैं। गेहूं में समसामयिक किसान भाइयों को सलाह है कि वो जिन किसान भाइयों की फसल है वो बोनी को 25 से 30 दिन हो गए हैं, वह खरपतवार प्रबंधन करें। एवं जिन किसान भाइयों को 40 दिन फसल को हो गए हैं तो वो अपना सिंचाई प्रबंधन करें। एक सिंचाई दे सकते हैं, दूसरी सिंचाई लगा सकते हैं। एवं इनमें साथ ही साथ पोषक प्रबंधन भी करें। और जिन किसान भाइयों के यहाँ पर जो गेहूं की फसल लगभग 50 से 60 दिन पर हो गई है तो वहाँ भी किसान भाई अपना पोषक तत्व प्रबंधन और सिंचाई प्रबंधन कर सकते हैं। जो खरपतवार प्रबंधन है उसमें किसान भाइयों को लगभग 50 से 60% भी नुकसान होता है, तो किसान भाई इस पर विशेष ध्यान दें कि जो खरपतवार प्रबंधन है वो सही समय पर करें। अभी जो खरपतवार प्रबंधन का समय है वो सही समय है, क्योंकि किसान भाइयों की फसल लगभग 25 से 40 दिन की हो चुकी है और किसान भाई इसमें अपना खरपतवार प्रबंधन कर सकते हैं। इसी प्रकार से अभी किसान भाइयों के यहाँ पर चने की फसल लगी हुई है, तो चने की फसल में लगभग किसान भाइयों के जो 50 से 60 दिन की हो चुकी है। किसी के किसान भाइयों के यहाँ पर फसलों में फूल आ रहा है, कहीं पर फूल आने की स्थिति है, तो किसान भाइयों को सलाह है कि जहाँ पर फूल आ रहा है वहाँ पर एक सिंचाई किसान भाई कर सकते हैं। और जो किसान भाइयों के यहाँ पर फूल आ चुका है, कंप्लीट हो चुका है और पॉट बन रही है, उसमें दाना बन रहा है, तो वहाँ पर किसान भाई वहाँ पर सिंचाई का प्रबंधन करें और किसान भाई सिंचाई करें। इसी प्रकार से सब्जियां हैं, सब्जियों में भी किसान भाई लगातार टमाटर भी चल रहा है, टमाटर की भी तोड़ाई चल रही है, मिर्ची की भी तोड़ाई चल रही है, और पालक है, मेथी है, धनिया है, ये सभी प्रकार की सब्जियां उनके यहाँ अभी कटाई चल रही है और मंडी में आ रही है। मटर की भी लगातार तोड़ाई हो रही है। सभी प्रकार की सब्जियां जो होती हैं, गाजर है, मूली है, बैगन है, इस सभी प्रकार की सब्जियां किसानों के खेत पर तोड़ाई चल रही है। तो किसान भाइयों को सलाह है कि इनमें कोई भी अगर रोग आ रहा है तो रोग प्रबंधन कर सकते हैं। अगर किसान भाइयों के यहाँ पर किसी प्रकार की कीट आ रहा है तो कीट प्रबंधन करें एवं निदाई गुड़ाई भी लगातार करते रहें। साथ ही साथ में जो सिंचाई के साधन है, सिंचाई अगर अभी तोड़ाई करते हैं तो सिंचाई भी किसान भाई लगातार करें। और इसी के साथ साथ अगर पोषक तत्व प्रबंधन की भी कमी आ रही है, अगर किसी को खाद देना है, अगर किसी को माइक्रोन्यूट्रेंट देना है, तो वो साथ ही साथ में जहाँ भी तोड़ाई होती है, तोड़ाई होने के बाद किसान भाई पोषक तत्व प्रबंधन भी करें। गर्ग साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और किसान भाइयों आप भी समझ चुके होंगे कि रबी की फसलों में क्या समसामयिक कार्य है। तो आप इन समसामयिक कार्यों को समय समय पे करके कम लागत में बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। और अभी हमारे साथ डॉक्टर पटेल भी हैं। तो पटेल साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि रबी की फसलों में सिंचाई प्रबंधन के बारे में आप हमें बताएं। सभी किसान भाइयों को राम राम। जैसा कि जो हमारा नर्मदापुरम ज़िला है, इसमें मुख्यतः दो मेन फसलें, एक तो जो हमारी मुख्य फसल है वो गेहूं है, और सेकंड है जहाँ पे जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर है चना। तो हमारी मुख्य फसल गेहूं होने के कारण जो उसका उत्पादन है उसको हम कैसे अधिक प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में जो संसाधन है वो पर्याप्त हैं। तो अधिक उत्पादन के लिए कुछ प्रैक्टिस होती है। जैसे अगर हम गेहूं की बात करें तो इसमें मात्रा हमें पाँच, अगर हमारे पास जो सिंचाई साध उपलब्ध है उसमें गेहूं की 5 क्रांतिक अवस्थाएं होती है। अगर उन क्रांतिक अवस्थाओं में अगर हम गेहूं में सिंचाई करेंगे तो हमको भरपूर उत्पादन मिलता है। ये जो 5 क्रांतिक अवस्था है उसमें सबसे पहली होती है क्राउन रूट स्टेज, जड़ मूलन अवस्था, जो कि 20 से 25 दिन की अवस्था होती है। वो स्थित जो हमारे यहाँ इस बार क्या हुआ, बारिश होने के कारण थोड़ी लेट भी बुआई हुई है,
तो पहली उस अवस्था में अगर हम ग्राउंड रूट स्टेज में सिंचाई करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा। उसका कारण ये है कि जो पहली सिंचाई होती है उसमें जो जड़ें हैं उनका विकास होता है, और अगर हम उसको पहली सिंचाई को अगर लेट करते हैं, लगभग 20 से 25 बुआई के 20 से 25 दिन बाद करते हैं, तो उसमें पानी की आवश्यकता होने के कारण उसकी जो जड़ें हैं वो दूर तक फैलती है। तो सभी किसान भाइयों को जो पहली सिंचाई है थोड़ा लेट करना चाहिए। ये सिंचाई भी डिपेंड करती है कि आप हमारी सॉइल किस प्रकार की है। जो नॉर्मल सॉइल है जिसकी फर्टिलिटी अच्छी, जिसको दोमट मिट्टी बोलते हैं, उस कंडीशन में है तो वहाँ से 20 से 25 दिन में पहली सिंचाई करना चाहिए। जो सेकंड सिंचाई है, दूसरी सिंचाई, वो करना चाहिए हमें टिलरिंग स्टेज में, जो कि लगभग हमारे जो गेहूं की बुआई से 40 से 45 दिन की अवस्था होती है। अगर उस अवस्था में हम सिंचाई करते हैं तो उसमें क्या होगा, जब लगभग 40-45 दिन में खेत में हल्की सी क्रैकिंग आ जाती है। अगर खेत में क्रैकिंग आए और उस समय अगर हम सिंचाई करते हैं तो पानी जड़ों को मिलेगा। उससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ कंसे निकलेंगे, है ना। उसके बाद होती है तीसरी सिंचाई, वो करते हैं हम बुटिंग स्टेज में, जिसको हमारे यहाँ आरी पे आना बोलते हैं। जब गेहूं में बाली आना स्टार्ट होती है उस स्टेज में, लगभग ये स्टेज हमारे जो आती है लगभग 60 से 65 दिन में आती है। अगर उस स्टेज में अगर हम सिंचाई करते हैं तो सबसे फ़ायदा उसका ये है कि उसमें जो नर और मादा है उनमें क्रॉसिंग होता है, गेहूं की बाली जब बनती है तो अगर हम उस समय सिंचाई करते हैं तो जो पॉलन है वो लंबे समय तक मिलेंगे, तो आपकी जो बाली बैठेगी उस बाली में पूरे दाने सेट होते हैं। ऐसी एक चौथी अवस्था होती है, वो अवस्था है मिल्किंग स्टेज, जिसको दूध अवस्था बोलते हैं। जब बाली पूरी आ जाती है उसके बाद जब दूध बनने लगता है, वो स्टेज लगभग 80 से 85 दिन में आती है। तो हमको चौथी सिंचाई 80 से 85 दिन में करना चाहिए। अगर हमने मिल्किंग स्टेज में क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ जाता है, ये 1 मार्च में स्टार्टिंग होती है ना। अगर उस समय टेम्परेचर बढ़ा और अगर हमने सिंचाई नहीं करी तो कहीं ना कहीं इवापोरेट के द्वारा जो मॉइस्चर है वो उड़ेगा और उसका असर पड़ेगा हमारे जो दाने सेट हो रहे हैं उस पर, तो दाने हल्के रह सकते हैं। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टेज है वो मिल्किंग स्टेज है। अगर इस स्टेज में अगर हम सिंचाई करते हैं तो पर्याप्त मात्रा में हमारा जो प्रोडक्शन है अच्छी क्वालिटी का आएगा। इसके बाद एक पाँचवीं अवस्था होती है जिसको हम डग स्टेज बोलते हैं। ये लगभग 100 दिन के आसपास की स्टेज है। अगर जो हल्के खेत है उनमें भी जो पाँचवीं अवस्था में पानी देने की आवश्यकता होती है तो वो पर्याप्त मात्रा में जो हमारा गेहूँ है उनका प्रोडक्शन होगा। पर जिन किसान भाइयों के पास अगर ये 5 अवस्था में पानी देने के लिए सुविधा नहीं हो तो वो 3 अवस्थाओं में भी पानी दे सकते हैं। सबसे पहली अवस्था होती है ग्राउंड रूट स्टेज, सेकंड होती है आपकी टिलरिंग स्टेज, और थर्ड जो तीसरी अवस्था है वो मिल्किंग स्टेज। तो अगर 3 सिंचाई की है तो हम इन 3 अवस्थाओं में सिंचाई कर सकते हैं। और जिन किसान भाइयों के पास अगर 2 ही सिंचाई का पानी है तो पहले हमको ग्राउंड रूट स्टेज में देना चाहिए और दूसरी सिंचाई हमें मिल्किंग अवस्था में करना चाहिए। मिल्किंग अवस्था मेन है। अगर आपको प्रोडक्शन अच्छा चाहिए तो मिल्किंग अवस्था में अगर हम सिंचाई करते हैं तो हमको पर्याप्त मात्रा में मतलब प्रोडक्शन मिलेगा। इसी प्रकार अगर हम चने की बात करें, मात्र एक चना ऐसी फसल है जिसमें आपको केवल 2 पानी की अवस्था होती है, और हर क्रॉप में जो फूल आते हैं उस समय हर क्रॉप में आप पानी की आवश्यकता होती है। मात्र चना ऐसी फसल है जिसमें फ्लावरिंग स्टेज में आपको पानी नहीं देना है। अगर किसान भाई या प्राकृतिक रूप से या किसान भाई अगर सिंचाई करेंगे तो कहीं ना कहीं उसका असर हमारे फसल पर पड़ता है, उससे प्रोडक्शन बहुत लॉस होता है। क्या होता है, जो अगर फ्लावरिंग स्टेज में आपने चने में पानी दे दिया तो उसके फ्लावर पूरे ड्रॉप होने लगते हैं। अभी जैसे मौसम अगर विपरीत होता है तो इस समय भी चने को नुकसान है। तो कोशिश करें कि फ्लावरिंग स्टेज में चने में पानी ना दें। मात्र केवल 2 अवस्था में, चने में 2 अवस्था में जब हम बुआई करने के 20 से 25 दिन बाद अगर सिंचाई करते हैं तो बहुत सी बीमारियों को हम सिंचाई से ही रोक सकते हैं। जैसे चने में मुख्यतः 3 बीमारी हैं। एक होती है जड़ सड़न रोग, सेकंड होता है आपका कॉलर राट, और थर्ड होता है उकटा रोग। तो जो कॉलर राट और जड़ सड़न रोग है, ये जो 2 बीमारी है लगभग हमारी 20 से 45 दिन, इसके बीच में दोनों अवस्थाएं होती हैं। जो जड़ सड़न रोग है वो अवस्था 20 से 25 दिन में आती है, जिसको हम सूखा रोग भी बोलते हैं, और वो पानी की कमी के कारण आता है। तो हमको जब चने की फसल हमारी 20 से 25 दिन में होती है उस समय अगर हम चने में सिंचाई करते हैं तो वो बीमारी से हम बिना किसी प्रकार का केमिकल यूज़ किए भी उस बीमारी को रोक सकते हैं। सेकंड, हमको पानी देना चाहिए जब हमारे यहाँ 80 से 85% जो फल है, मतलब फूल हैं, वो पोड में कन्वर्ट होते हैं, है ना। तो उस समय हमें सिंचाई करना चाहिए। मात्र चने में 2 सिंचाई करेंगे तो आप अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हो। पटेल साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और किसान भाइयों, आपने देखा और जाना कि सिंचाई का क्या महत्व होता है। अगर आप समय समय पर सिंचाई करें और सही समय पर सिंचाई करें तो आप बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों, अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तो मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।
अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। दर्शकों, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे बीच है डॉक्टर सिद्धार्थ जी, जो कि पशुपालन विशेषज्ञ हैं। तो चलिए हम इनसे भी बातचीत करते हैं। सिद्धार्थ सर, जैसा कि अभी सर्दियों का मौसम है, तो जो पशु नवजात शिशुओं की बात करें तो उनकी देखभाल कैसे करनी चाहिए? जी, सभी किसान भाइयों और पशुपालकों को मेरा नमस्कार। और ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में जितने भी नवजात पशु जन्म लेते हैं उनमें ज़्यादातर जो मृत्यु का कारण है वो हाइपोथर्मिया या शीतलहर का प्रकोप देखा गया है। अब ये इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये एक तरह से माँ के दूध देने के कारण को भी बहुत तरीके से प्रभाव करता है। यदि डिलीवरी के बाद यदि बच्चा मृत्यु अवस्था में होता है या शीत के प्रकोप से मर जाता है तो ज़्यादातर पशुपालकों की ये शिकायत रहती है कि जो माँ है वो दूध नहीं छोड़ रही है या दूध कम आ गया है। तो इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इसको संभालना। तो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि जैसे ही पशु बच्चा जनता है वैसे ही सबसे पहले ये ध्यान रखे कि बच्चे का आते ही उसके ऊपर सूखा चारा या जूट का बोरा या किसी ऐसे सूखे सूती कपड़े से उसको साफ़ किया जाए और पूरे शरीर को अच्छी तरीके से रगड़ा जाए ताकि उसको गर्म रखा जाए। इसके अलावा आप जो नवजात जन्म हुआ है जिसका, उसको माँ के पास आप रखें ताकि वो उसको चाटे। चाटने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि वो माता के अंदर कुछ हार्मोनल चेंजेस करता है जिससे कि जो आंचल में दूध भरना चालू होता है और इसके साथ ही साथ वो बच्चे को गर्मी भी प्रदान करता है। दूसरी चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण है वो जानने योग्य ये है कि 12 घंटे के भीतर जो भी माँ का पहला दूध है, जो गाय या भैंस का, वो बच्चे को पूरी तरह 12 घंटे के भीतर ही पिलाएं। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हम एक तरह से कह रूमिनेंट्स या अंगुलेट्स में ये देखा गया है कि जो पैसिव इम्यूनिटी का जो कारण है, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो सिर्फ दूध, माँ के दूध जो 12 घंटे के अंदर बना हुआ है उसी से प्राप्त होता है। और ये इसका सबसे महत्वपूर्ण इसीलिए माना गया है क्योंकि ये जो नवजात है बच्चे के पेट के थ्रू ही उसको पैसिव इम्यूनिटी मिलती है। इसलिए मेरा सभी पशुपालक बंधुओं से निवेदन है कि 12 घंटे के भीतर जितना वो दूध माँ का है वो बच्चे को पूर्णतः रूप से पिलाएं। इस तरह से आप उसका प्रबंधन कर सकते हैं। इसके अलावा और अतिरिक्त ठंड से बचाने के लिए आप ज़्यादातर बच्चे को दूध निकालने के बाद अवश्य माँ के पास छोड़े ताकि वो अपनी शरीर की गर्मी बच्चे को प्रदान करते हैं। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। और किसान भाइयों, आपने देखा और जाना कि साफ सफाई का तो विशेष ध्यान रखना चाहिए, साथ ही जो बच्चे को उसकी माँ के पास छोड़ देना चाहिए ताकि भावनात्मक रूप से भी बच्चे और माँ में एक अच्छा संपर्क हो। और गर्ग साहब, अगला सवाल मेरा आपसे है। हम आपसे जानना चाहेंगे फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि किसान भाइयों की बड़ी एक समस्या रहती है फसल अवशेष प्रबंधन की। रबी का मौसम है और लगभग फसल 60 दिन की हो चुकी है और जब फसल की कटाई होगी फरवरी के अंतिम माह में और मार्च के प्रथम वीक में, तो किसान भाइयों के सामने बड़ी एक समस्या होती है कि फसल अवशेष प्रबंधन हम कैसे करें, क्योंकि जनरली किसान भाई हार्वेस्टर का यहाँ पूरे मध्य प्रदेश में उपयोग करते हैं। तो मेरा ये फसल अवशेष प्रबंधन है उसको किसान भाई बड़े आराम से कर सकते हैं कि जिस प्रकार से बहुत सारे मेथड्स हैं किसान भाइयों के समक्ष। हम स्ट्रॉ, एक रीपर आता है, मशीन है, उससे हम भूसा बना सकते हैं, जिसके बाद हार्वेस्टर चलने के बाद हम उसमें स्ट्रॉ रीपर
चला सकते हैं और स्टोरी पर चलाकर भूसा बना सकते हैं। किसान भाई उसमें एक प्रैक्टिस और कर सकते हैं। जिस प्रकार से हमने फसल काटने के बाद वहाँ एक अपना बेलर मशीन आती है जिससे बेल बना सकते हैं। उस भूसे को जो बचता है, रेसिड्यू बचता है, उसको कलेक्ट करके और वो बंडल के रूप में बन जाते हैं और उन बंडलों को बाहर बेच भी सकते हैं। प्लस उन बंडलों को इकट्ठा करके अगर हमें भूसे की कमी आती है तो हम उस भूसे को उपयोग भी कर सकते हैं। तीसरी प्रैक्टिस है, अगर किसान भाई अगर वो भी नहीं कर सकते तो हम डायरेक्टली उसमें रोटावेटर चला के और उस भूसे को हम तोड़ सकते हैं और उसके बाद वो कल्टीवेटर चला लें। इसके बाद हमारे पास अन्य मशीन और भी हैं, जैसे मल्चर आता है। एक मल्चर हमारे पास जो आता है वो क्या करता है कि उसमें जो रोटावेटर रहता है उसमें फिक्स ब्लेड रहती हैं, बट मल्चर में जो ब्लेड होती हैं वो फ्लेक्सिबल ब्लेड होती हैं, तो वो उसको भूसे को कन्वर्ट कर देता है। भूसे में कन्वर्ट करने से क्या होता है, जब अगली नेक्स्ट फसल उसको सोइंग करनी है तो उसमें वो समस्या नहीं होती। तो मल्चर चला के उसका भूसे क्रॉप जो रेसिड्यू है, नरवाई है, उसका प्रबंधन कर सकते हैं। और इसी प्रकार से किसान भाई कल्टीवेटर चला के या प्लाऊ चला के भी हम नरवाई प्रबंधन कर सकते हैं। आजकल एक बड़ा प्रचलन चल रहा है कि किसान भाई हार्डबोर्ड बनाने का, तो वो भी बेलर के माध्यम से कलेक्ट करके और उससे हार्डबोर्ड भी बना सकते हैं। तो अभी जल्दी ही मार्केट में ये उपलब्ध होगा। और ब्रिकेट्स बनाने का, ब्रिकेट्स भी उस बेलर से बना सकते, जैसे मैंने सेकंड में बताया था कि बेलर मशीन आती है और बेल बना के उसको कर सकते हैं और बेल वो मार्केट में बिक जाते हैं, उससे ब्रिकेट बन जाती हैं। तो आजकल वो नरवाई का एक अच्छा उपाय है, प्रबंधन कर सकते हैं। तो किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि नरवाई प्रबंधन अवश्य करें। और इसमें नरवाई प्रबंधन करने से क्या फ़ायदे हैं, क्योंकि उसमें जब अपन नरवाई जलाते हैं तो नरवाई जलाने से हमारी मिट्टी में, आप सभी किसान भाइयों को पता है कि लाखों की संख्या में छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं। वो अगर हम नरवाई जलाते हैं तो उस जो मिट्टी होती है, मिट्टी में छोटे छोटे जीव हैं वो मर जाते हैं। अगर वो मरे तो हमारी नरवाई में बड़ी समस्या होती है, क्योंकि किसान भाई कहते हैं कि पचती नहीं है। दूसरा, किसान भाई की शिकायत कहती है कि भाई हमारी मिट्टी में जो हम प्लांट को दे रहे हैं पोषक तत्व, लेकिन वो हमें प्राप्त नहीं हो रहे हैं। क्योंकि जनरली किसान भाई नरवाई जलाने से हमारी इस मिट्टी के जो छोटे छोटे जीव होते हैं, जीव जंतु, जैसे आजकल देख रहे हैं कि हमारी मिट्टी में केंचुए धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। हमारी मेड़ों पर छोटे छोटे जीव जंतु थे वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। प्लांट हैं बहुत सारे वो ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि नरवाई हम बार बार जलाते हैं और हमारी ज़मीन है वो धीरे धीरे हार्ड हो रही है। तो बहुत सारे नरवाई जलाने के नुकसान हैं, जिससे किसान भाई डायरेक्टली तो नहीं बट इनडायरेक्टली नुकसान उनको हो रहा है, जो आने वाले समय में उनको दुष्परिणाम दिखेंगे। ज़मीन बंजर भी हो रही है, ज़मीन हार्ड भी हो रही है धीरे धीरे। उसका जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, जल धारण करने की क्षमता है, वो भी धीरे धीरे कम हो रही है। तो किसान भाइयों से मेरा ये अनुरोध है कि वो जो फसल के अवशेष हैं उनको जलाएं नहीं, उनको अच्छे से प्रबंधन करें, भूसा बनाएं, बेलर बनाएं या हमारा मल्चर चलाएं, रोटावेटर चलाएं, उसको अच्छे से प्रबंधन करके और हमारी खेत की जो नरवाई है वो खेत में ही रहने दें, जिससे हमारी फसल एक अच्छी ग्रोथ हो, अच्छा उत्पादन हो। गर्ग साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। और अगला सवाल मेरा पटेल साहब आपसे है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि रबी की फसलों में किसान अपना बीज जो है घर पर कैसे बना सकते हैं और क्या-क्या सावधानी रखनी चाहिए? धन्यवाद मैडम। क्योंकि किसान भाई आज पूर्णतः मार्केट पे डिपेंड हो गए हैं बीज के लिए, और सबसे ज़्यादा लागत बीज पे आ रही है। अगर बीज सही क्वालिटी का नहीं आया तो कहीं ना कहीं जो हमारे दूसरे आयाम हैं जो हम दे रहे हैं, जैसे सिंचाई हो गई, खाद हो गया, या इक्विपमेंट की बात करें, ये सब डिपेंड करते हैं आपके यहाँ फसल बीज कैसा है। अगर बीज अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो किसान भी सोचता है कि इसमें हम लागतें ना लगाएं, क्योंकि उससे जो प्रॉफिट होना है वो नहीं हो पाएगा। तो किसान स्वयं अपने क्षेत्र पर अच्छी गुणवत्ता युक्त बीज बना सकते हैं। जैसे अगर अब अभी हम गेहूं की बात करें तो गेहूं के लिए जहाँ पे भी किसान भाइयों के अभी गेहूं बोई हुई है, लगभग 80 से 85 दिन की अवस्था में अगर हम देखें तो उसमें आपको अगर कोई दूसरी वैरायटी के बीज, अगर दूसरी किस्म के बीज भी अगर हमारे गेहूं में सम्मिलित हैं तो उस समय हम आसानी से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। क्योंकि हर वैरायटी के जो ड्यूरेशन है, बाली निकलने की टाइमिंग है, वो अलग अलग होती है। और जो उसके मार्फोलॉजिकल करेक्टर्स हैं, जो प्लांट के हैं, जैसे पत्ती है, उसका फूल टाइप है हो गया, उसकी हाइट हो गई, इसके आधार पर हम पौधों को आसानी से पहचान कर जो अन्य वैरायटी के बीज हैं या अन्य वैरायटी के जो पौधे हैं उन्हें अपने खेत से बाहर निकालें, जिसको हम बोलते हैं रॉगिंग। अगर हम रॉगिंग कर लेते हैं तो हमारा खेत एक जैसा आपको दिखेगा। जो अनडिजायरेबल या अवांछनीय पौधे हैं उनको निकाल देंगे तो एक जैसा हमको प्लांट दिखेंगे।
तो इस प्रकार अगर हम रॉगिंग करते हैं तो अपना जो बीज है वो शुद्ध हमारे यहाँ ही बन सकता है। एक चीज़ इसमें और हम कर सकते हैं कि अगर हम रॉगिंग करने के बाद जो बहुत ही अच्छे, क्योंकि अगर आप 1 एकड़ की अगर हम बात करें तो उसमें बहुत सारे ऐसे प्लांट आपको दिखेंगे जो स्वस्थ होंगे, जिसमें किसी भी प्रकार का रोग नहीं होगा और वो अलग ही उनमें शाइनिंग चमक होगी। तो हम ऐसे पौधों को भी आसानी से पहचान कर उसमें कोई भी टैग, अलग अलग कलर के हम टैग लगा सकते हैं, ताकि जब पके तो उसको आसानी से हम अलग कर सकते हैं। पहले ऐसे ही किसान लोग करते थे कि जो पूरा फील्ड है उसमें से जो अच्छे पौधे हैं उनका चयन करके उनको कटाई के समय अलग से काट के उसका अलग से अपना बीज बना लेते थे। तो वो डिजायरेबल बीज प्लांट को आइडेंटिफाई करके उसको टेक करके उसको फिर हार्वेस्टिंग के समय, कटाई के समय उनको हम अलग निकालते हैं, तो उससे भी एक हमारा अच्छी गुणवत्ता युक्त बीज बन सकता है। पर ये टैगिंग वाला काम कब होगा, जब अगर आपको कम क्वांटिटी में बीज चाहिए। अगर हमको ज़्यादा क्वांटिटी में बीज चाहिए तो हमको फिर वो रॉगिंग वाला सिस्टम करना पड़ेगा। उसके बाद जब हम बीज हमारा पक के तैयार होता है तो उस समय नॉर्मल क्या होता है, हमारे यहाँ हार्वेस्टर से कटाई होती है। तो अगर आपको बीज बनाना है तो हार्वेस्टर से ना कटाई करके हमें अपने स्वयं हसिया से उसको अलग से कटवाएं। कटवाने के बाद जहाँ पर भी हम उसको रख रहे हैं थ्रेसिंग के लिए, वहाँ पर साफ रखें, कोई अन्य किस्म का वहाँ पे नहीं होना चाहिए। अगर हम वो हुआ तो वहाँ पे मिक्सिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जहाँ भी खलिहान में लाए, खलिहान को भी अच्छे से साफ सुथरा करके उसके बाद उस खलिहान में उसको 2 से 3 दिन तक सुखाएं। लगभग उसमें 12 से 15% मॉइस्चर हो, उसके बाद ही उसकी हमको थ्रेसिंग करना चाहिए। अगर हम ज़्यादा मॉइस्चर है 18% 20% वैसे मॉइस्चर रहता है जब थ्रेसिंग की जाती है, अगर उस समय करेंगे तो कहीं ना कहीं उसकी जो बीज का अंकुरण है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। तो 12 से 15% अगर मॉइस्चर हो उस समय अगर हम थ्रेसिंग करते हैं तो हमारा बीज लंबे समय तक हम उसको, उसके जो अंकुरण क्षमता है उसको बचा सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम चने में भी चाहें तो उसमें भी हमारा स्वयं का अपन अपने क्षेत्र पे बीज बना सकते हैं। बीज बनाने के पहले हमें प्री प्लान होना चाहिए। जब भी किसान भाई अगर अपना खेत में बीज बनाना चाहे तो इसमें एक पृथक्करण दूरी रहती है। जब आप खेत में बुआई करते हो तो आपको एक किस्म से दूसरी किस्म के बीच में आइसोलेशन डिस्टेंस, पृथक्करण दूरी को रखना पड़ता है। जैसे अगर जो 100 परागित फसलें होती है उसमें 3 मीटर रखी जाती है। अगर परपरागित फसलें हैं तो उसमें लगभग 50 मीटर से 1500 मीटर तक, जैसे अगर हम गाजर और इनकी बात करें तो उसमें 1500 मीटर तक डिस्टेंस रखी जाती है। पर जो हमारे नॉर्मल फसलें हैं उसमें हम 50 मीटर डिस्टेंस रख के भी उसको आइसोलेशन डिस्टेंस मेंटेन करके उसकी आनुवंशिक शुद्धता और भौतिक शुद्धता दोनों से उसको बचा सकते हैं, है ना, उसको मेंटेन कर सकते हैं ताकि अच्छी गुणवत्ता युक्त हमारा बीज प्राप्त हो। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और किसान भाइयों आपने देखा और जाना कि किस तरह से घर पे भी बहुत अच्छे बीज बनाए जा सकते हैं और बीज बनाते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। और अगला सवाल सिद्धार्थ जी आपसे मेरा ये सवाल है कि जो नए पशुपालक हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो क्या पशुपालन के साथ साथ स्टडी भी कर सकते हैं या कोई अन्य व्यवसाय भी कर सकते हैं? जी जी, ये बहुत अच्छा सवाल है मैम, क्योंकि नई पीढ़ी के हिसाब से जैसा कि डिजिटल इंडिया का ज़माना है तो ये चीज़ें देखने को आ रही है कि पशुपालन में भी बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी जो है वो ऐड की जा रही है। और नई पीढ़ी के हिसाब से भी राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत बहुत सारी ऐसी योजना सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें कि बकरी पालन है, डेयरी है, इस तरह के जो योजनाएं सरकार द्वारा लाई जा रही है, जिसमें सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग के लिए 25% की सब्सिडी और ST/SC वर्ग के लिए 33% तक की सब्सिडी और लोन का प्रावधान सरकार कर रही है, जिससे कि छोटे छोटे उद्यमी और बड़े बड़े व्यवसाय करके नई पीढ़ी आगे बढ़ सकती है। और इसके साथ ही साथ इंटीग्रेटेड फार्मिंग जो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, थ्रू आउट द ईयर इनकम अर्न करने के लिए एक बहुत अच्छा साधन है, जिसके साथ साथ कृषि और पशुपालन साथ साथ ही सहभागिता के साथ चलाए जा सकते हैं। इस तरह का जो नया ट्रेंड अभी चल रहा है, नई पीढ़ियाँ भी इसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सेप्ट कर रही है, तो ये बहुत ही अच्छा है नई पीढ़ी के लिए। सिद्धार्थ साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और मैं हमारे सभी एक्सपर्ट्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। और दर्शकों, आज कृषि दर्शन के इस अंक में बस इतना ही, और अगले अंक में हम एक नए विषय को लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।